अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। नई हुकूमत मगर चैलेंजेस वही पुराने हैं। महंगाई सबसे बड़ा इशू है, सिक्योरिटी और साथ ही साथ आईएमएफ को कैसे डील करना होगा, ये बड़े चैलेंजेस हैं। इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना ये भी एक मसला होगा। और दो धारी तलवार जो है वो हमेशा लटकती रही, मैंडेट उस तरह का नहीं मिला। कमज़ोर हुकूमत है, बैसाखियाँ हैं और माजी में भी हमने ये चीज़ देखी। अब ज़ाहिर है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और आसिफ अली ज़रदारी सदर होंगे। वही पुराने चेहरे हैं, चैलेंजेस भी पुराने हैं। जज्बा नया कैसे आएगा, हिकमत अमली कैसे बनेगी और कैसे पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाएगा, सपोर्ट सिस्टम कहाँ से आएगा और ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही साथ अगर हम सूबों की बात करें तो सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, केपी पीटीआई और पंजाब मुस्लिम लीग नून के पास होगा। पंजाब में पावर शेयरिंग होगी या नहीं होगी, मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में भी इंगेज किया जाए। बलूचिस्तान में भी ज़ाहिर इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और केपी तो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा और वहाँ पे भी वो इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा इशू फेडरेशन का है और फेडरल हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका साथ ज़रूर देगी, लेकिन उस साथ में वो कह रहे हैं कि कैबिनेट का हिस्सा हम नहीं होंगे। इतलात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर बर्दारी से पहले पहले शायद कैबिनेट में शामिल हो जाए। ये इसी तरह के बयानात हैं, चूँकि थोड़ा सा माहौल गरमाया जाता है और बाद में हमने देखा कि ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। फिक्स मैच जिसको हम कहते हैं उस तरह की चीज़ें लग रही हैं, लेकिन दुआ गो हम ये हैं कि मुल्क पाकिस्तान के लिए तमाम चीज़ें बेहतर हों। मगर होंगी कैसे बेहतर, क्योंकि ये वो सारे चेहरे हैं जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान की बागडोर संभाली है। आगे चलते हैं तो ज़ाहिर है इस दफ़ा हमने ओवरऑल अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो इस मैंडेट में नौजवान नस्ल ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया, लेकिन उनकी नुमाइंदगी हमें कहीं भी किसी भी पार्टी में नज़र नहीं आ रही उस तरह जिस तरह होनी चाहिए थी। तरजीहात क्या होंगी? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास बेहतरीन चांस था, लेकिन वो चांस क्या वो मिस कर चुके हैं और क्या अब वो चीज़ें मैनेज कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे? और साथ ही साथ दोनों जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें करती रहीं। इस दफ़ा थोड़ा सा जो इत्तेहाद है वो भी चेंज हुआ है और उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इन दोनों जमातों पे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हम बात करते हैं तो वो बेहतर तरीके से चीज़ें सेटल डाउन कर लेती है, वो इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर सिविल इत्तेहाद की जब हम बात करते हैं तो ज़रदारी साहब बेहतर मफाहमत करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे होगा, ये सवालिया निशान है। दूसरी तरफ अगर हम आज की खबरों की बात करें तो मरीम नवाज़ पुरुमीद हैं पंजाब में, लेकिन सियासी पंडित ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक और बड़ा फेलियर होगा। और कुछ लोग तो उस्मान बुज़दार प्लस कह रहे हैं मरीम नवाज़ को भी, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट सूबा है ज़ाहिर है और फोकस भी मुस्लिम लीग नून इस पर करना चाह रही है। मरीम नवाज़ की सियासत चमकेगी या सूबा चमकेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ सिंध हाई कोर्ट का जो ट्विटर समेत दिगर एप्लीकेशंस को बहाल करने का हुक्म भी, और हम देख रहे हैं कि आवाज़ दबाई जा रही है। तो क्या ये सारे मसलों का हल यही होगा? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे माजी में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के बारे में कहते रहे, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में चले जाएँ तो उसमें भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ लफ्ज़ी जंग जारी रही। आज दोबारा इत्तेहाद बन रहा है, ये इत्तेहाद कितना नेक शगुन होगा पाकिस्तान के लिए, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फ़हमीदा यूसुफ़ी, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। फ़हमीदा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नौमुंतखब MNA हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही कर लेते हैं, और एक तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप नेशनल असम्बली के मेंबर भी बन गए। किस तरह देखते हैं अब ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर इत्तेहाद की तरफ जा रही है, कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे आप, लेकिन वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, आइनी ओहदे आपके पास होंगे, गेम सेटल हो रही है, जरदारी साहब ज़ाहिर सदर होंगे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, मैंडेट उस तरह का नहीं है, किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है। ये काबीना और ख़ास तौर पे ये जो नई पार्लियामेंट आएगी ये कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, और चूँकि बिज़नेस को आप समझते हैं, सफारतकारी आप करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, पाकिस्तान इस बुरान से कैसे निकलेगा?
बेग साहब। हमारा ये 16 महीने की जो PDM-1 का जो तजर्बा है जी जी। वो कोई इतना अच्छा नहीं हमें नजर आया। उसमें बहुत सारे फैसले किए गए जो हमारी वजारतों के नहीं थे, हमारे वजीरों ने नहीं किए थे, लेकिन उसका ब्लेम पूरा हम पर आया। और खास तौर से जो रुपए की स्टेबिलिटी जिस तरह से हैंडल की गई, IMF को जिस तरह से अप्रिशिएट किया गया, वो सब वो चीजें थी जिन पे हमारे तहफ्फुज़ात भी थे, हमें क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिला। और हम अपने तौर पे 16 महीने की कारकर्दगी से और उस तजर्बे से इतने खुश नहीं थे। ठीक। लिहाजा हमने ये तय करा कि अगर ये हुकूमत बनाना चाहते हैं तो बनाएं, हम इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने कारकर्दगी दी तो पूरा क्रेडिट इनको मिलना चाहिए, और अगर इन्होंने कारकर्दगी खराब की, कारकर्दगी नहीं अदा कर सके, तो ब्लेम भी सिर्फ इनको करना चाहिए। और यही वजह थी कि हमने काबीना में शिरकत से माजरत की है। ठीक। लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि सियासी बहरान गंभीर हो। ठीक है। कि आपने ये देखा है कि हमारे डिले इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की वजह से स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज 1500 पॉइंट जो है उस क्रैश हुआ था। और इसी तरह हमारे डॉलर बॉन्ड जो इंटरनेशनल मार्केट में है उसकी कीमत 1.25% जो है वो गिरी है। तो ठीक है। मुल्क खराब हालत में चले जाता, और IMF और डोनर्स एजेंसीज को बड़ा खराब मैसेज मिल रहा था कि हमारे मुल्क में कोई हुकूमत। डॉक्टर बेग साहब, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की, और आज आपने देखा कि स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है। ज़रा जैसे ही सियासी तौर पे इस्तेकाम आता है तो स्टॉक भी बेहतर परफॉर्म करता है, और ये चीज़ें आगे चलकर भी होंगी। IMF को भी डील करना है। मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा। हमारी हुकूमत ने जी जी। ऐलान किया तो आज सुबह आपने देखा स्टॉक ने बाउंस बैक किया, 1000 पॉइंट उसको ऊपर गए, हमारे बॉन्ड्स में भी बेहतरी आई। जी बिल्कुल। तो हम नहीं चाहते कि मुल्क कितनी खराब सूरत हाल की तरफ चले जाए कि दोबारा फिर वो रिवर्स नहीं किया जा सके। लिहाजा हमें कौम के मफाद में आईनी कुछ ओहदे जरूर रखेंगे हम, ठीक है। और उसके अलावा हम काबीना के ओहदे नहीं रख रहे, और हम पूरा ताउन करेंगे, बल्कि मशावरत भी होगी, रहनुमाई भी होगी, और एक कमेटी बनाई जा रही है जो मॉनिटरिंग करेगी पॉलिसियों को। ठीक है डॉक्टर साहब, अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें बेहतर हों, और जिस तरह एक अच्छी खबर हमें एटलीस्ट स्टॉक से मिली, तो ये चीज़ें मजीद आने वाले दिनों में भी बेहतर हो। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। फहमीदा, अब किस तरह देखती हैं? डॉक्टर साहब की गुफ्तगू में सुन रही थी। मुश्किल होगा जिस तरह का इत्तेहाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हम देख रहे हैं कि 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गेन किया। लूज़र जो है वो अगेन PMLN रही। इस दफ़ा भी सेफ साइड जरदारी साहब के पास पोजीशन बहुत बेहतर थी, उन्होंने अच्छे कार्ड्स प्ले किए। आईनी ओहदे उनके पास होंगे जो कि ज़रा उन्होंने कोई परफॉर्म नहीं करना होता। कारकर्दगी जो है वो कैबिनेट ने देनी होती है, प्राइम मिनिस्टर उसका जवाबदेह होता है। इस डिसीजन को कैसे देखती हैं, और आपको क्या लगता है मुस्लिम लीग नून कहाँ फंस रही है? कहाँ उन्होंने ऐसे वादे किए हुए हैं कि वो हर चीज़ मानते जा रहे हैं? MQM की डिमांड्स अगर आप देखें, जो कि हम आगे चल के उस पर भी बात करेंगे, तो मुस्लिम लीग नून इस तरह की पोजीशन में है कि बिल्कुल तलवार दिन रात लटकती रहेगी, कैसे परफॉर्म करेगी? देखिए, मुस्लिम लीग नून को अब समझ में आ रहा होगा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ठीक। ये बात उनको अब बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। पीपल्स पार्टी इस वक्त विन विन सिचुएशन में है। पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो गेम चेंजर है। पीपल्स पार्टी इस वक्त किंग मेकर है। ये बात जो है आपको जो माननी पड़ेगी। और देखें, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपना स्टेक देखती ही हैं, सही है ना। अब वो इस वक्त बार्गेनिंग की पोजीशन में है तो जाहिर है कि वो ये चीज़ें उनसे डिमांड कर सकते हैं। जाहिर है कि प्रेसिडेंटशिप उन्होंने मांग ली है, सेनेट की चेयरमैन उन्होंने कहा है, गवर्नर जो है वो मांग रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको लामहला करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात, एक साइड पर ये भी है कि इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है, या ये मेरी सोर्सेज बता रही हैं
कि इवेंचुअली पीपल्स पार्टी कैबिनेट में शामिल होगी। ये डिसीजन जो है वो आगे चलकर होगा, क्योंकि जरदारी साहब जो हैं वो मफामत की तरफ जाएंगे। अभी मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रही हूँ, जो उन्होंने 16 महीने की सारी जो वो है मलबा PMLN पे गिराया है, तो ऐसा नहीं है। बहरहाल पीपल्स पार्टी उन तमाम फैसलों में उनके साथ शामिल थी, तो ये नहीं आप कर सकते कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू, तो ये आप नहीं कर सकते। मैंडेट आपको मिला है, लोगों ने आपको भी मैंडेट दिया है, लेकिन आपके सामने एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है जिसको रोकने के लिए, जिसको हुकूमत ना बनाने के लिए ये सब कुछ किया गया। और इसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन एक चीज़ जो जिस तरह का इत्तेहाद बना, यानी पाकिस्तान पार्टी कैबिनेट में शामिल नहीं हो रही, इसका जो इम्पैक्ट है, जो इनिशियली हमने लोगों से बात की, पाकिस्तान पार्टी के जो करीबी लोग हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो ये समझते हैं कि इस चीज़ का नुकसान होगा। आपको डिसाइड कर लेना चाहिए था कि अगर हम जाएंगे तो फुल फ्लैश साथ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता आप मेरे शो में आई हैं, आप बैठे हैं, आप कहें कि ज़फ़ीर शो में तो मैं आऊँगी, लेकिन मैं आपके शो में बात नहीं करूँगी। तो ये बिल्कुल इसी तरह के पाकिस्तान पार्टी साथ तो दे रही है, और ये कह रही है कि हम सिर्फ आपको वोट जहाँ चाहिए होगा वोट दे देंगे, जहां आपको सपोर्ट चाहिए होगी वहां हम सपोर्ट दे देंगे, बाकी किसी काम में हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। उल्टा आपको जो है हम अपोज करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि जब IMF से बातचीत आप करने जाएंगे और जितनी सख्त शराइत आएंगी, ऑलरेडी जो है वो बिजली के नर्ख बढ़ चुके हैं, गैस के नर्ख बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ चुके हैं, और जब ये हुकूमत जो कि इंतहा से ज्यादा कमजोर हुकूमत होगी, जब ये कोई भी डिसीजन लेने जाएगी तो उसके सामने अपने इत्तेहादी खड़े होंगे। अपोजिशन का तो मरहला ही बाद में आएगा, बहुत बाद में आएगा। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप फहमीदा। चूँकि माजी में हमने देखा है दोनों जमातें एक दूसरे के लिए, और बहुत माजी की बात नहीं कर रहे हैं, 8 फरवरी से पहले, यानी 7 को तो आप कैंपेन नहीं कर सकते थे, और 6 को जो बिलावल साहब ने स्पीच की, जो शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की, वो क्या कहते रहे, और वो कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो मुनाजरे से मायदे तक का सफ़र कैसा रहा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मुस्लिम लीग नून के बारे में क्या कहती रही? डॉक्टर साहब भी और फहमीदा भी ये सुनेंगे, हमारे नाजरीन भी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मौलवी साहब जो हमारी मुखालफत में हैं, जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है आज? इसलिए कि आज हमारे जनरल अपने बेटों को मरवा रहे हैं अपनी मस्जिदों में, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सोच पे, और अपनी शहादतें दे रहे हैं, पाकिस्तान को बचा रहे हैं इनकी सोच से। ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। ये एक सोची समझी साजिश की खातिर हमारे जवान को और हमारे जनरल को अलग करना चाहते हैं। ये नामालूम, नामासूम और ये बेचारे कमअकल सियासतदान ये नहीं समझते कि उसका अंजाम क्या होगा। उसका अंजाम भयानक है। कागजी शेर तब बबर शेर बने हैं जब हमने इनको आने दिया है। क्या सिंध भूल गई है जब ये यहाँ आए थे? क्या मुझे वो आंसू इनके याद नहीं है जो इनने रो रो के अपने जेलों में हालत की थी? मुझे याद नहीं, तुम्हें याद नहीं, पाकिस्तान को याद नहीं। किसको बेवकूफ बना रहे हो? किसकी बातें कर रहे हो? मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। ये पहले उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता था शहीद बीबी की हुकूमत को गिराने के लिए, तो फिर क्या उसका नियत साफ हो सकता है? मैं इनके साथ तो नहीं चल सकता हूं। अब पाकिस्तान के अवाम पे हम ये फैसला छोड़ते हैं। आप ये रायबंद वाले समझते हैं कि इन्होंने गेम सेट मैच कर दिया है, इन्होंने हमारे अपने मुखालिफ का बंदोबस्त कर लिया है, घर से निकलते भी नहीं है, खुद ब खुद इलेक्शन जीतेंगे। मगर अगर पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करे, अगर हम सोच समझ के वोट डाले, वोट जाया ना हो, किसी तीसरी निशान पे, किसी इंडिपेंडेंट के निशान पे है वही जाया ना करे, अगर ये मुल्क के अवाम तय करे कि हमने इसका रास्ता रोकना है, चौथी बार नहीं बनने देना। वो कहते हैं कि सीपैक का बानी नवाज शरीफ। यार तुझे पता नहीं था? तेरे पूरा जमात सदर जरदारी का तंकीद करते थे
कि ये सदर पाकिस्तान क्या कर रहा है, 9-9, 10-10 दौरे चीन से होकर आ रहा है। फिर जब सीपैक साइन हुआ, सीपैक तय हुआ, सारे मंसूबे बने, तो फिर वही बात गली गली में शोर है। वो कहते हैं सीपैक का बानी नवाज शरीफ, सीपैक का चोर नवाज शरीफ। वो सीपैक तो पसमानदा इलाके से गुजरते हुए बलोचिस्तान पहुंचना था, इन्होंने उसका पूरा रुख बदल के लाहौर के दरमियान से चलाते हुए सीपैक का पूरा पैसा और इस ट्रेन पे जाया कर दिया। ये सुने मजे की बात, मजे की बात, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बानी नवाज शरीफ। यार इससे बड़े क्या सबूत हमें चाहिए कि गली गली में शोर है। ये कहते हैं कि थरपाकर में जो थरकोल मंसूबा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शुरू किया, जिसपे मैंने सदर जरदारी ने उस पर अमल दरामद की, जिसका रुकावट अगर कोई था तो वो नवाज शरीफ था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में उन्होंने एहतसाब कमीशन का पीछा करके उस मंसूबा को सैबोटाज किया। हमारा दौर में उन्होंने रुकावटें डाले, हमने लड़के जगर करके ये थरपारकर में, हमारा रेगिस्तान में एक मुआशी इनकलाब लेकर आए हैं। और वो कहते हैं कि थरपारकर का मंसूबा का बानी नवाज शरीफ। ये अब अवाम को बेवकूफ नहीं करवा सकते हैं। अब अवाम जान चुके हैं कि क्यों गली गली में शोर है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी माजी में क्या कहते रहे और माजी में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहती रही, वो भी मुलाहिजा कीजिए। वो पाकिस्तान की बची कुची दौलत को लूटने का एक नया नाटक रचाया जा रहा है। हम इस बात का अहद करते हैं कि हम खुदा के फजल करम से इस प्रोग्राम को दफन करेंगे और लुटेरों को जब तक हमने मार न भगाया तो चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। भाई साहब, आपकी पीपल्स पार्टी तो कहीं नजर नहीं आती मुझे, मैदान में आ जाए। उनसे पूछता हूँ, बाबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जरदारी, अनारी सब एक है, ये सब एक है। इसके अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किया कुछ भी नहीं और उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने। मिस्टर जरदारी सुन लो, ओ मिस्टर जरदारी सुन लो मेरी बात, मिस्टर जरदारी सुन लो मेरी बात, कि तुम्हारी ठगी और तुम्हारी चोरी जो है पूरी कौम जानती है। और याद रखना, जितने मर्जी अपने बंकर में बैठो, एक दिन आएगा, इंतखाबात का दिन आएगा, जब इंशाअल्लाह कौम तुमसे हिसाब लेगी। जरदारी, अपने जहन से ये बात निकाल दो, मैं एक बार नहीं, मैं 100 बार ऐसी हुकूमत को छोड़ दूंगा, तुम्हारा इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा मैं। डॉक्टर बेग साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, बहुत कुछ कहा आपकी जमात ने भी, माजी में लीडरशिप ने, उन्होंने भी एक दूसरे को गले नहीं लगाएंगे, बात नहीं करेंगे, क्या कुछ नहीं कहा। तो इन सब चीज़ों के होते हुए आपको लगता है कि आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, इस वक्त हमारे मुल्क के पास कोई चॉइस नहीं है। कोई भी जमात सिंगल मेजॉरिटी में हुकूमत नहीं बना सकती। न पीटीआई, उसको भी ऑफर दिया था, नहीं है गिनती के हुए, ना मुस्लिम लीग नून, ना पीपीपी। तो कोलिजन ही एक हल है और सबसे नेचुरल तो कोलिजन बनता है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का बन रहा है। ये दोनों नेशनल पार्टीज हैं। अब सवाल ये है कि हमारे मंशूर पहले दिन से अलग है। सही। हमारे इलेक्शन का मंशूर भी अलग था। 10 नुकाती पॉइंट बिलावल साहब ने दिया, फिर उसके बाद मंशूर पार्टी लोगों ने रिलीज किया। वो मंशूर 10 नुकाती प्रोग्राम यकीनन इनसे मैच नहीं कर रहा है।
तो हमारे तो यहाँ पे ही है कि जी हमने किस तरह से हुकूमती पॉलिसियां ऐसी बनानी है ठीक है, जिसमें हमारे किए हुए वादे भी लोगों से, गरीबों से पूरे हों, रोजगार के मौके की जो बात की थी वो पूरे हों, ठीक। गुर्बत में जाने की बात की थी वो पूरे हों। बिल्कुल डॉक्टर महंगाई बेग साहब, आप में कमी ठीक कह रहे हैं, लाने की लेकिन बात ज़ाहिर है की आप थी। कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे, इनके ऊपर अमल दरामद बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, और अल्लाह करे कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बेग साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो फहमीदा से पूछेंगे कि माजी में जो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते रहे, आज कैसे इत्तेहाद कर रहे हैं, और ये इत्तेहाद भी माजी ही की तरह का है। आसिफ अली ज़रदारी साहब कहते रहे 2008 में, उन्होंने कहा था कि जो मायदे होते हैं, जो वायदे होते हैं, जो उनका एक तकिया कलाम है, यानी वादे होते हैं, तो वो कोई कुरान और हदीस नहीं होते, तो इन एग्रीमेंट से आगे पीछे भी बंदा हो जाता है। तो ये तो हिस्ट्री है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मामला आगे बढ़ेंगे कैसे, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।